तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 61 से 60 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो हम लोग दोस्तों 61 से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जितने भी यूपीआरएल में पूछे गए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एल्यूमिनियम कंडक्टर। ओके, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर के केस में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम कंडक्टर केस में जो फाइंडिंग स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है ना। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे स्पेसिंग मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, टू टावर्स के बीच के डिस्टेंस को बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। किसके बीच में बात कर रहे हैं, टू टावर के बीच के स्पेस को डिस्टर बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान से इस बात को अपन लोग समझेंगे। ये छोटी सी चीज़ अपन को पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम कंडक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके केस में आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, बट रिमेंबर हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ सेग प्लस आपका यहाँ पे होता है लाइन वोल्टेज अपॉन यहाँ पर आता है हमारे पास, अपॉन यहाँ पे निकल के आता है अपॉन 150 मीटर। तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला होता है, ये स्पेसिंग का होता है। किसके बीच में, जो दो कंडक्टर हैं इनके बीच में जो स्पेसिंग होगा उसके बीच का ये फॉर्मूला होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और सारी डिटेल में अच्छे से क्लियर होना चाहिए एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक ऑफ़र के बारे में बता दूं जो अनअकैडमी लेके आया है अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी लोग गेट ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 7 डेज़ फ्री ट्रायल है अनअकैडमी की तरफ से, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये 7 डेज़ का फ्री है, फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आया है। आप मेरा कोड झासर10 का आप इस्तेमाल करें। मैंने क्या बोला, आप मेरा कोड झासर10 है ना, झासर10 कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से इसे इनरोल कर सकते हैं फ्री, बिल्कुल 7 डेज़ के लिए। इसमें आपको अनअकैडमी पर बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, डियर स्टूडेंट क्या बोला मैंने, अनअकैडमी पर बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी देकर ये आपको समझा रहे हैं, चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको झासर10 कोड इस्तेमाल करना है और झासर10 कोड इस्तेमाल करने पर आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें इनरोलमेंट 7 डेज़ के लिए फ्री क्लासेस जो यहाँ पे अनअकैडमी दे रहा है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, है ना। तो सबसे पहले इस QR कोड को आप स्कैन करोगे, है ना। मैं इसका लिंक आपका ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें मैं सब्सक्राइब जो आप करेंगे, है ना, नीचे आप देख सकते हैं लिंक क्लिक करके उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको स्कैन कर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो आप। इसके अलावा एक्टिवेट कर लेंगे इस कोड को, मेरे कोड के द्वारा, झासर10 कोड के द्वारा आप एक्टिवेट कर लेंगे और स्टार्ट लर्निंग कर देंगे। 7 डेज़ बिल्कुल फ्री है। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट अनअकैडमी एक और स्पेशल ऑफर लेके आया अपने स्टूडेंट्स के लिए, PYQ टेस्ट सीरीज का, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इस टेस्ट को दे सकते हैं और अपना ऑल इंडिया लेवल एक गोल चेक कर सकते हैं, अपने ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं। इसको भी आप झासर10 कोड का इस्तेमाल करके इनरोल करेंगे, क्योंकि ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर आपकी इसमें अच्छी रैंक आती है, 50% स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, अगर फर्स्ट रैंक आती है, टॉप परसेंटाइल में आप आते हैं तो 30% स्कॉलरशिप, 10 परसेंटाइल आती है तो आपको 15% स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलती है किसी भी सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। और बॉटम 90 आती है तो 10% तक का यहाँ पे डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी जो मैंने आपके लिए डिस्कस करी, ठीक है। तो जितने भी लोग गेट ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर इसको ले लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन, no conductor of overhead line including service line erected elsewhere than along or across any street for a low, medium and high voltage line up to including 11,000 volt. If where shall we at high less than,
तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, देखिए कई लोगों को तो यहाँ पे समझ में भी नहीं आया होगा क्या बोल रहा है, क्योंकि ये टोटल इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा सा डाउट आएगा, बट नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए कह रहे कोई भी कंडक्टर जो है ना ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, वो किसी दूसरी सर्विस लाइन से कनेक्ट नहीं होता है। इस स्थिति में चाहे वो लाइन लो हो, मीडियम हो या हाई वोल्टेज लाइन सप्लाई ले जा रही हो, तो इसमें मैक्सिमम कितना 11,000 वोल्ट भी हो सकता है, 11,000 वोल्ट भी सप्लाई ले जा सकता है। तो इफ़ इसमें बोला इफ़ वेयर शैल बी एट अ हाइट लेस देन, तो इसमें जो वेयर लगा होता है, वेयर मतलब जो वायर कनेक्शन लगा होता है उसके ऊपर जो इंसुलेशन किया जाता है उसकी हाइट कितनी से कम होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड वैल्यू है दोस्तों 4.6 मीटर से कम होना चाहिए। तो अभी मैं आपको जो अनअकैडमी पे सॉल्व करा रहा हूँ चीज़ें, अनअकैडमी पे अगर मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व भी कराए हैं। ठीक है, ये किस तरीके से होता है, कितनी हाइट पर होता है, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए, अनअकैडमी पे ज़रूर जुड़ें मुझसे। जो भी लोग यूट्यूब पे मुझे जानते हैं वो अनअकैडमी पे ज़रूर जुड़ें। अरुण झा आप लोग नाम सर्च कर लेंगे, अरुण झा, आई ऑलरेडी से दैट अरुण झा, आप मेरा नाम सर्च कर लेंगे अरुण झा, और जैसे ही आप मेरा नाम सर्च कर लेंगे अरुण झा अनअकैडमी पे, आप उसके बाद मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरे वीडियोस को नोटिफाई कर लो, उससे जो भी मैं आपको कंटेंट फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल आपको घर बैठे वो मिलता रहेगा। आप बढ़िया से पढ़ते रहे, तैयारी करते रहें, है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेरे स्टूडेंट हैं सभी इसका बेनिफिट ले रहे हैं डियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ इम्पीडेंस वैल्यू जेड। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें आपको एक इम्पीडेंस वैल्यू दे दी गई है जो कि है कितनी, जेड, जो कि है जेड, इस तरीके से जो कितनी है, जेड है। तो कह रहे हैं ए डी बी सी ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, बताइए क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ए बी सी डी ये 4 पैरामीटर होते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर में, है ना। इसी को हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोल देते हैं, या इसी को ए बी सी डी पैरामीटर बोल देते हैं। तो अगर ऐसा जेड दिया तो ये होता है अपने पास 1Z01, क्या होता है 1Z01, आप इसको चेक कर सकते हैं कितना होगा भैया, इसका होगा सर 1Z01। तो अगर ये 1Z01 हो गया है, इसे ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे तो आप समझ पाएंगे ए की वैल्यू कितनी है, 1 होगी। सर बी तो पहले दिया नहीं है, फिर डी पूछा है, तो डी कितना होगा, डी भी 1 होगा। फिर क्या पूछा, बी पूछा, बी कितना होगा, जेड होगा। सी कितना होगा, सी सर होगा 0। तो 11Z0, 11Z0 यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे उल्टा पूछ लिया था, ए डी बी सी करके आपसे यहाँ पे पूछ लिया था, क्या पूछ लिया था, ए डी बी सी करके। तो दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि शॉर्ट ट्रांसमिशन हैज़ अ एडमिटेंस वैल्यू ऑफ, एडमिटेंस, एडमिटेंस यानी कि आपको ऐसा अगर देता है, ठीक है, इस तरीके का अगर होता तो हमारे पास क्या होता, वाई पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है, ए बी सी डी तो होता ही है, तो ये दोस्तों निकल के आता है 0, है ना, सॉरी 1, ये होता 1, ये होता आपके पास 0, है ना, ये होता वाई और ये होता 1, ये इस तरीके से निकल के आता है। ये बाय पैरामीटर में आपका, सॉरी ये क्या निकल के आता है, ट्रांसमिशन पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर ये आपका निकल के आता है जब ये वर्टिकल में बाय ऐसा दिया होता। तो यहाँ पे सर फिर क्या आता है, सर यहाँ पे आता है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू बाय और डी की वैल्यू 1, तब ये आपके पास निकल के आता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आपको ज्ञान है तो भाई चीज़ों में मज़ा आ जाएगा, फिर तो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, इस पेज को ज़रा मैं ऐसे स्क्रॉल कर देता हूँ कि मुझे ऐसा फील भी हो रहा था कि आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हाँ हम लोग कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं जिनकी वैल्यू हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सब लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करते चलेंगे डियर, सब लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करते चलेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत अच्छे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो आरबीएनएल में पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको भी आई होप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, बहुत ही खास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्काडा से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है स्काडा सिस्टम इज यूज फॉर, इसको क्या बोलते हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसमें देखो पीएलसी से क्वेश्चन पूछा था कि पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है, इसमें आपसे पूछा स्काडा क्या है। तो स्काडा पता क्या होता है, स्काडा होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल, सुपरवाइजरी कंट्रोल कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, डेटा एक्विजिशन सिस्टम है ना, डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, तो ये सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्काडा बोलते हैं। स्काडा क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंडक्टिंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन कंडक्टिंग होता है। तो ग्लास आपका नॉन कंडक्टिंग है, कॉपर कंडक्टिंग मटेरियल है, एल्यूमिनियम कंडक्टिंग है और प्लेटिनम भी कैसा है, प्लेटिनम भी यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग होता है। तो ग्लास ही आपका क्या है, यहाँ पे ग्लास ही ऐसा मटेरियल है जो नॉन कंडक्टिंग है। ओके डियर, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है, ये पूछा है। तो इसमें क्या है, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर इक्वल्स टू द वन मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर अपॉन रिडक्शन फैक्टर, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर बराबर मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर इनटू रिडक्शन फैक्टर, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर बराबर रिडक्शन फैक्टर अपॉन मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल फैक्टर, या मीन स्पेरिकल कैंडल पावर बराबर मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर इनटू अपॉन रिडक्शन फैक्टर। तो देखिए ये साक्षात ऑप्शन दिया है, ये आपका फॉर्मूला भी है, बिल्कुल आप यूटिलाइजेशन में इसको पढ़ लेते हो, आप यूटिलाइजेशन में इसको पढ़ते हो इसके फॉर्मूले को। ठीक है, कि मीन स्पेरिकल कैंडल पावर बराबर मीन हॉरिजॉन्टल पावर इनटू रिडक्शन फैक्टर। ये हमको बहुत अच्छे से डियर आना चाहिए, ये हमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है फाइंड द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द हाइड्रोलिक प्लांट ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इज 72% एंड 90%। तो आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी यहाँ पे निकालना है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्लांट की इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कितनी दी है, 72 और 90% यहाँ पे दी गई। कितनी दी थी, 72 और 90%। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली। तो देखिए क्या होता है, ये एफिशिएंसी जो होती है ओवरऑल है ना, या ऑल एफिशिएंसी बोल दो, ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर पता क्या होता है, यहाँ पे ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक इनटू एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछी है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक बराबर ऑल एफिशिएंसी, ऑल एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी होगी, ये आपको दी है 72%, कितनी 72%, और इलेक्ट्रिक कितनी दी है, इलेक्ट्रिक दी सर 90%, तो 90% होगी। ठीक है, इनटू हम लोग 100 कर देंगे, 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आएगा 72 है ना इंटू 100 अपॉन 90। तो क्लियर दिख रहा है, 90 से ये 0 से 0 कैंसिल होगा क्योंकि ये 100 है ना, ये कैंसिल होगा, 9 से इसे काटेंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, ये सर जाएगा नॉट 72, 8 टाइम्स, 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80, 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80। देखिए कितना आसान और कितना बढ़िया क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमसे पूछा गया था। तो आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर अपने पास आ जाएगा 80%। ये पिछले बार का यूपी आरएमएल का पेपर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से इस पेपर को लगा लीजिए डियर, ध्यान से सभी बच्चे इस पेपर को लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है डियर आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितने भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस इनको आप देख लीजिए। अगर आप इसको आज देख रहे हो है ना, तो आप पूरा आज रात में पढ़ सकते हो बैठ के, क्योंकि जिनका भी पेपर 14 को है और मैं 13 को ये वीडियो आपको दे रहा हूँ है ना। द मेन ऑक्साइड यूज्ड इन मेटल ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर इज, तो मेन ऑक्साइड यूज्ड इन मेटल ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर, तो सर्ज अरेस्टर में किसका उपयोग करते, जिंक ऑक्साइड का हम लोग यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेंगे, जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग और ध्यान से सुनना चीज़ों को।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। पहले जैसे क्वेश्चन आ गया ये बिल्कुल, है ना। नो कंडक्टर ऑफ अ ओवरहेड लाइन, एक मिनट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल रहा है, नो कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग द सरफेस लाइन इरेक्टेड अक्रॉस अ स्ट्रीट फॉर अ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन शेल ऑफ एनी पार्ट देयर फॉर बी हाइट ऑफ लेस देन। अब कह रहा है कोई भी कंडक्टर ओवरहेड लाइन में नहीं है इंक्लूडिंग सर्विस लाइन इरेक्टेड स्ट्रीट फॉर अ लो एंड मीडियम वोल्टेज। तो लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए हाइट जो होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 5.8 मीटर। कितनी, इतनी, या फिर इससे कैसी होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन याद करने वाले हैं, ये आप आराम से क्वेश्चन को याद कर सकते हो। मैंने वन नोट्स बनाया है और उन नोट्स को आप लोग मुझसे ले सकते हो। मैंने बुक में ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, सारे पॉइंट्स मिसलेनियस वाले पार्ट में मैंने बुक में दे रखे हैं और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। डियर देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने बच्चे भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनको आइडिया है, वो ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाते हैं। RVNL, यूपी PCL, दो ऐसी परीक्षाएं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम प्रोवाइड द हायर ड्यूरेबिलिटी, है ना। तो ज़्यादा समय तक कौन सा चलता है, ड्यूरेबिलिटी किसकी अच्छी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। TRS, वुड पेसिंग, या क्लेट, या कंडक्ट। तो कंडक्ट मटेरियल होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, एज पर द टेबल फॉर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द एलिमेंट्स द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स इज लो। किस में होगा, कौन सा वेट, कौन सा मटेरियल होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐसा मटेरियल है जिसका एटॉमिक वेट कैसा होता है, बहुत ही कम होता है इन सभी, है ना। कॉपर का एटॉमिक ज़्यादा होगा, यानी कि परमाणु भार आपसे पूछ रहा है ना। परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट किसका कम होता है, तो इस मटेरियल में हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट सबसे कम होगा डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे जो भी यहाँ पे आपको पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाएंगे प्रॉपर तरीके से जितने भी पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो 71 क्वेश्चन ये अपन ने सॉल्व कर लिया। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जितने लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं वो अच्छे से नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 72 से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। तो 72 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ हेक्सागोनल क्रिस्टल, हेक्सागोनल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, है ना। इन अ हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सियल लेंथ ABC एंड एंगल अल्फा बीटा गामा R, तो क्या होता है। तो देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर मैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बात करूं डियर, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे हम लोग इसे बनाएं, अगर मैं इसको डिजाइन करूं तो ये ऐसा होता है, इस तरीके का, है ना। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरीके का। तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। ये 4 हो, ये 6 हो गए हमारे पास, है ना। इसी प्रकार से इसमें 8 हो गए। इसे सम अष्टभुज बोलते हैं, इसे सम, है ना, 6 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के अपने पास जो आता है ABC, 3 भुजाएं हैं ABC, ये सभी बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर जो एंगल होते हैं, है ना, एल्फा, बीटा और गामा, तो यहाँ पे बात करना है कि एल्फा बीटा कितने होंगे, तो एल्फा बराबर बीटा बराबर होते हैं आपके 90 डिग्री के, और जो गामा होता है वो कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो एल्फा बीटा कौन से होते हैं, ये होते हैं भैया एल्फा, और ये होते हैं आपके बीटा, है ना। इसके अलावा ये बाकी जो होते हैं, ये वाले, ये वाला गामा, ये वाला गामा, है ना, ये वाला गामा, और इस साइड का गामा होता है। तो ये आपकी गामा है। तो ये हमें छोटी छोटी जानकारी हो, इसीलिए 1 आंसर करेक्ट है। ठीक है डियर, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, और आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। देखिए इन्वर्टर का क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही खास क्वेश्चन है इन्वर्टर का। तो हमें इन्वर्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन्वर्टर हैज़ अ डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ 240 वोल्ट। कितना है? 240 वोल्ट यहाँ पे आपको दिया गया। तो इन्वर्टर में हम लोग SCR का उपयोग करते हैं, खैर फाइनिंग एंगल तो यहाँ पे नहीं है। तो ये कौन सा है? फुल ब्रिज इन्वर्टर है। फुल ब्रिज इन्वर्टर में हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे 6 SCR का उपयोग करेंगे। कितने? 6। हाफ ब्रिज में हम लोग 4 का यूज़ कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते 4 होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, तो हमें ये आइडिया भी एक अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसमें बोला पीक वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, तो बताइए इसमें कितना आएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा। तो पीक वैल्यू मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। पीक वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम। डीसी मतलब क्या होता है भाई? इफ द इन्वर्टर हैज़ ए डीसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स मतलब इनपुट आपको दिया है, कितना दिया? 240। तो हमसे पूछा है यहाँ पर, हमसे पूछा है पीक वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट आउटपुट, यानी कि आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए और उसकी आरएमएस की क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, डीसी होता है अपने पास एवरेज वैल्यू। एवरेज का फॉर्मूला आप लगाएंगे और आसानी से आंसर निकाल सकते हो है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लिखिए कॉपी में सभी लोग। फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज बराबर 2Vm/पाई। वी एवरेज बराबर कितना है? वी एवरेज बराबर आप लिखोगे 2Vm/पाई, इतना आप लोग कर देंगे। वी एवरेज बराबर 2Vm/पाई। ठीक है, मेरी फाइल हैंग हो रही है थोड़ी सी, तो सब लोग फॉर्मूला लगाएंगे वी एवरेज बराबर 2Vm/पाई, और वी एवरेज बराबर 2Vm/पाई लगाएंगे। वी एवरेज की वैल्यू कितनी है? 240। तो 240 गुणे 2 अपॉन पाई कर लेंगे। तो वी एवरेज इक्वल्स टू, ये हो गया अपने पास 2Vm/पाई, है ना। वी एवरेज कितना है? 240 है, ये आपका डीसी है, अपॉन 2 अपॉन पाई इंटू कितना हो जाएगा? Vm। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो Vm इक्वल्स टू आपको मिलेगा 240, है ना। 240 इंटू यहाँ पे कितना आएगा? 2Vm/पाई होता था, तो यहाँ पे कितना आएगा? पाई अपॉन कितना आएगा? 2, पाई अपॉन 2। तो इसे कैंसिल कर दोगे, 120 इंटू 3.14, 1.4 है ना, 3.14। तो इसको हम आंसर निकाल सकते हैं इसके अक्रॉस, तो 36 पॉइंट समथिंग तो मिलेगा। तो ऑप्शन जो होगा ना नियर अबाउट होगा 306 के आसपास। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इसमें, अ ब्लैक बॉडी एमिट्स अ मैक्सिमम एनर्जी इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो कई सारी रेज होती है, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, है ना। तो इसके अनुसार कितना होता है? 6520 होता है, 6520 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 75, और ये भी बहुत गजब क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पीएलसी से है। इस नेटवर्क को आप क्या बोलोगे? इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? किस टाइप का अरेंजमेंट है? तो अगर ध्यान से देखो ए बी है, तो यहाँ पे ए बी हो गया, है ना। ये कैसा हो गया? ए बी हो गया। ये क्वेश्चन आपका है ना, ये ए ऑप्शन छुपा हुआ है इसमें, पर कोई दिक्कत नहीं, ए बी हो गया। और प्लस क्या होगा? डी होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, प्लस डी हो गया। और इनटू कितना हो जाएगा? और यहाँ पे लग जाएगा आपका सी, सी में मल्टीप्लाई। तो ए बी प्लस डी इंटू सी, यानी कि ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, जो भी यहाँ पे दिया था। लेकिन ए ऑप्शन यहाँ पे होगा ए बी प्लस डी, क्योंकि ए इंटू बी हो रहा है और प्लस डी पैरेलल और सी। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक के 75 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए थी। ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर दोस्तों होना चाहिए थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा था तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के क्वेश्चन के साथ। हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पेपर को लगा लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।